नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जवानी में स्ट्रोक कैसे लगे, रोक। तो स्ट्रोक इस नाम से कई लोग भरी भांति परिचित होंगे। कई लोगों के लिए शायद शायद नाम सुना होगा लेकिन ठीक से जानते नहीं होंगे कि स्ट्रोक का एक्चुअल मेडिकल मीनिंग क्या है, होता क्या है बॉडी के अंदर। तो चलिए वो तो डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हम जवानी में स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। पहले वो आपको बताते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप में से कई लोग जो बाजार में निवेश करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी नितिन कामत को जरूर जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा। ये जेरोधा जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके फाउंडर, एक तरह का स्टार्टअप जिसने बहुत तेजी से सफलता के तरफ कदम बढ़ाए। अब हुआ ये कि लगभग 6 सप्ताह पहले उन्हें अचानक हल्का सा स्ट्रोक आया। ये खुद नितिन कामत ने लिखा है, ठीक है। क्या हुआ, तो क्या परिस्थितियां थी उस वक्त उनके जीवन में। उनके पिताजी का निधन हुआ था, उनकी नींद ठीक से नहीं आ रही थी, थकान रहती थी, डिहाइड्रेशन और ओवरवर्क भी था। और इनमें से कोई भी संभावित कारण वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें स्ट्रोक आया। तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर उनकी लाइफ में उस वक्त थे। अब वो कह रहे हैं कि फुल रिकवरी में 3 से 6 महीने लगेंगे, ऐसा उनको डॉक्टर्स ने डेफिनेटली बताया होगा। तो ये उन्होंने कहा कि 3 से 6 महीने। और वो कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो कि फिट है और अपना ख्याल रखता है, वो कैसे शिकार हो जाता है इस तरह की चीज़ों का। तो नितिन की लाइफस्टाइल अच्छी है, वो काफ़ी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इसका शिकार हुए। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब गियर थोड़ा शिफ्ट करना है। मतलब वो सारी चीज़ों को लेकर कह रहे हैं, ये जो चाहे वो मेंटल थोड़ी सी थकावट हो, चाहे वो एक्सरसाइज का रूटीन हो, चाहे वर्क का ओवरलोड हो, डॉक्टर्स का कहना है आपको पता होना चाहिए कि कब आपको उसे कम ज़्यादा करना है, एडजस्ट करना है। अब कह रहे हैं कि थोड़ा टूटे हुए हैं लेकिन मेरा ट्रेडमिल चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी उनके साथ, उन्हें स्ट्रोक आ गया, उससे उनको ज़रूर एक मानसिक झटका लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ट्रेडमिल चल रहा है, मतलब वो अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो नितिन कामत की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है, और क्यों एक स्ट्रोक ऐसी खतरे की घंटी है, ये आज हम बातचीत करेंगे। और क्या एक स्वस्थ आदमी को भी आ जाना ये आम बात है या ये फिर नितिन एक एक्सेप्शन रहे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर BC कलमत, अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर मुकेश गोयल और कैलाश हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकेश, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये समझाएं, माफ़ कीजिए डॉक्टर कलमत, हम आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये समझा देते हैं कि स्ट्रोक आखिर क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन टेक्निकली उनको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि जब कहते हैं कि किसी को स्ट्रोक आया तो उसके मायने क्या है। स्ट्रोक ऐसे एक मेडिकल साइंस में एक ऐसा टर्म है जैसे कि वो हार्ट स्ट्रोक कॉमनली रेफर हो सकता है, जो और कॉमनली मेडिकल लोगों को तो ये ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। जो स्ट्रोक एक ऐसे कारण है जहाँ पे आपका खून का जो 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 ब्लड वेसल्स है हार्ट की या ब्रेन की, उसमें सडनली जब ब्लड रुकावट हो जाती है, क्लॉट जो बन जाती है, उसको आमतौर पे स्ट्रोक बोलते हैं। इट कैन बी ए हार्ट स्ट्रोक, जैसे हार्ट अटैक जो बोलते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक, दोनों में स्ट्रोक हो सकता है। एंड जनरली दोनों की पैथोफिजियोलॉजी, जो मूलभूत जो कारण है, सेम रहता है। कई बार ब्रेन से, जो ब्रेन का स्ट्रोक है, हार्ट से उत्पत्ति, जैसे कि हार्ट कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक हम जो बोलते हैं, हार्ट से वैल या हार्ट अटैक। कई मरीजों को हार्ट अटैक होके मालूम नहीं पड़ता है। उनकी जो हार्ट की जो एक वैल जो कॉन्ट्रैक्शन कम होने के बाद उधर से क्लॉट ब्रेन में जाके उसको कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। बट जनरली जो एथेरोस्क्लेरोटिक, जैसे कि चर्बी बढ़ना, जो रक्तधीमी में जो ब्लड फ्लो कम होना, इसी से स्ट्रोक हो सकता है, या
अनेक कारण है, प्लाक रप्चर, प्लाक। ठीक है, मैं थोड़ा डॉक्टर संतोष थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये डॉक्टर कलमत ने कहा कि ब्लड का क्लॉटिंग होना, फिर वो हार्ट में जहां ब्लड जा रहा है उस रास्ते में हो जाए, ब्रेन में जहां ब्लड जा रहा है उस रास्ते में हो जाए, दोनों में आप उसे स्ट्रोक कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताइए कैसे करेंगे इसे हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक जो है, इट इज ओनली मेंट फॉर द हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी जो थे उसमें क्लॉट होने से। और जनरली जैसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट है, उसमें बाय एंड लार्ज एक बहुत बड़ा मिथ जो है सब लोगों में, जो उनको लगता है जैसे कि 1-2 महीने पहले मुझे ये जो क्लॉट बन के हो गए, बाय एंड लार्ज जो हर किसी को फर्स्ट सेकंड डिकेड में ही प्लाक डेवलप होना शुरू होता है। जैसे कि 10-12 साल की उम्र में जो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट शुरू हो जाता है। और जैसे कि आपने जो एग्जांपल बहुत बढ़िया बताया भट्ट साहब ने, अनेक कारण है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है। और आज की तारीख में जो हम ये नया रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, होमोसिस्टीन जो एक होता है वो ज्यादा बढ़ने से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तनाव है, स्ट्रेस है, और रैपिड एंड फास्ट एक्सरसाइज करने से भी आर्टरी में रप्चर होकर क्लॉट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। मैंने 2-3 फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स, जो जिम इंस्ट्रक्टर, उनकी एंजियोप्लास्टी कर चुका हूं, जो बहुत हटे-कटे थे, वेल बिल्ड थे, 35-37 उम्र में हार्ट अटैक हो गए थे। क्योंकि तो देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओवरडन भी नहीं करना है। डॉक्टर संतोष अग्रवाल, अब हम नितिन जी का ही केस लेते हैं, मतलब ही इज ए फिट एंड फाइन। उन्होंने खुद से ही सवाल पूछा है कि मेरे जैसे एक रूटीन फॉलो करने वाले आदमी को, फिट रहने वाले आदमी को कैसे आप, ये तो हमें नहीं पता कि क्या उन्होंने थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दिया अपनी फिटनेस को, या फिर उनकी जब वो अपनी रिजीम कर रहे थे और बाकी के जो कारण उन्होंने बताया कि वो पिता की मृत्यु के कारण थोड़े दुखी थे, वो वर्क का ओवरलोड था, नींद खराब थी, वो सब मिल गया। क्या हो सकता है ऐसे में एक व्यक्ति जो कि फिट है, खान पान अच्छा है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन उसे स्ट्रोक आ जाए? देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम फिट हैं, वास्तव में फिट हैं, या हम प्रिज्यूम कर रहे हैं अपने आप को फिट पा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी मित्र ने बताया कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के कारण से हमें स्ट्रोक होता है। अब स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की जहां तक हम जैसे कामत जी में बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं वह है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज की, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई के लिए जो आर्टरी जाती है, जिन्हें हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उनके बाइफर्केशन पे कैरोटिड बल्ब होता है, वहां पे प्लाक डिपॉजिट होते हैं, ब्लड सप्लाई रुकती है, वहां से कोई छोटा पोर्शन टूट करके ब्रेन में गया और आपको स्ट्रोक हो गया। ये तो एक कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आपका सडनली हाई ब्लड प्रेशर होता है और आपकी आर्टरी फट जाती है, उससे जो स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, वो भी है। मगर यंगर पॉपुलेशन में एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज जरूरी नहीं है। बहुत बार हार्ट एक सोर्स होता है जहां से क्लॉट बन करके ऊपर जाते हैं। अब हार्ट में सोर्स कैसे बनते हैं? आपकी कोई वॉल की प्रॉब्लम है, वॉल आपके नैरो है या लीकेज है, तो वॉल के चैम्बर, हार्ट के चैम्बर्स में आपके क्लॉट बनते हैं, वो छूट के चले जाते हैं। पल्स की इरेगुलरिटी, एक एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे कंडीशन होती है, जो कि बहुत कॉमन कॉज है क्लॉट बनने का और वहां से डिसलॉज होने का। किसी पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हुआ है तो उसके अंदर भी कभी कभी हार्ट का हिस्सा ठीक से मूव नहीं करता है और वहां पर भी क्लॉट बन करके ऊपर चले जाते हैं, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये कुछ कॉमन यंगर पेशेंट्स में वॉल की डिजीज और जैसा कि मैंने बताया एट्रियल फिब्रिलेशन होना उसके अंदर, और उसके कारण से स्ट्रोक होता है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। एक मार्फान सिंड्रोम होता है, एओर्टिक डिसेक्शंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस है जिससे कि आपको इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ये मतलब ऑलरेडी पेशेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता। तो ये वन ऑफ केसेस हुए या ये मतलब जनरलाइज कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अनकॉमन। अभी जस्ट पिछले 2 घंटे में मैंने ऐसे 2 पेशेंट देखे हैं जिनको नहीं पता था कि उनकी वॉल खराब है, और वो हमारे पास मेडिकल आईसीयू में एडमिट हुए और उनको अभी देखा और मैंने पाया कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा है, उनकी वॉल में डैमेज है, और उनको हम आगे जो भी मेडिसिन वो देंगे। पर कई बार इन पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन ही डायरेक्ट स्ट्रोक के साथ में होता है। तो ये पता करना कि किस पेशेंट को कैसे हुआ है, जब तक उसका चेकअप ना हो तब तक नहीं पता लगेगा। अब जहां तक बात है एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज की या स्ट्रोक की, वो कॉमनेस्ट रीजन है देखा जाए, बट वो यूजुअली 40-50 के बाद होता है। आजकल वैसे यंगर पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक होने लगे हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज से भी,
बट उनके अंदर जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। एक्चुअली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं देखा जाए। एक तो आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ लोगों में, जैसे आपने बोला कि फादर को है तो बच्चों में, सिबलिंग्स में ज्यादा चांसेस होते हैं होने के। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर की पॉल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स इज द लाइफ स्टाइल, आप क्या खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ओबीज है, और अगर आपको कोई डिजीज है तो वेदर यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली और नॉट। अब बहुत सारे लोग प्रिज्यूम करते हैं कि हम ठीक हैं, मगर वो ठीक होते नहीं है, उनको डिजीज होती है, पता नहीं होता है, सडनली यू लैंड अप विद ए प्रॉब्लम कि आपको ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश, जी गॉट योर पॉइंट सर, डॉक्टर मुकेश गोयल भी जुड़ गए। तो गोयल साहब, डॉक्टर साहब ने अभी जो 2-3 रीजन बताया उसमें से एक बताया पॉल्यूशन और खराब लाइफस्टाइल, जिसमें खान पान, एक्सरसाइज है। तो ऐसे तो हम माने, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं ना तो वहां पर हवा शुद्ध रह गई है और ना लोगों के रूटीन, तो हर शहरी व्यक्ति मतलब मोटे तौर पर क्या इस खतरे के अंदर है? तो एक्चुअली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते भी हैं, ये आज के दिन में काफी कॉमन है और किसी को भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। कि क्रिप्टोजेनिक मीन जिसका हमें कॉज मालूम नहीं है कि किस वजह से हुआ है। और मोस्टली इन पेशेंट में क्या होता है कि हार्ट के जो अपर चैम्बर है, दोनों लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, उनके बीच में एक कंजेनिटल या बाय बर्थ एक छोटा सा होल हो सकता है। और जब वेन्स के अंदर जो छोटे मोटे क्लॉट बनते हैं तो वो स्पेशली वहां से कुछ ब्रेक करके, और नॉर्मली वो हार्ट के राइट साइड से वो लंग में जाके फंस जाते हैं और लंग उनको आगे नहीं जाने देता लेफ्ट साइड में। बट जिनमें ये छोटा सा होल रहता है जो कि अनडायग्नोज्ड होता है और कोई सिम्टम नहीं करता, उसके थ्रू ये स्मॉल ब्लड क्लॉट इट कैन क्रॉस ऑन टू द लेफ्ट साइड एंड इट कैन कॉज अ स्ट्रोक। इसको कहते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। और इस होल को कहते हैं PFO, परसिस्टेंट फोरामेन ओवेल। ये जनरली बर्थ के बाद अगले कुछ महीनों में बंद हो जाता है नेचुरली, बट कुछ लोगों में हो सकता है कि ये बंद नहीं होता और ये स्ट्रोक का कॉज हो सकता है। जी, तो अब बातें सुन के तो ये लग रहा है कि टेक्निकली कुछ चीजें मैटर करती हैं जो शायद बाय बर्थ है या आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपको पता तब लगेगा जब ये घटना घटेगी। बाकी जो दूसरे कारण है, तो मैं डॉक्टर कलमत थोड़ा परसेंटेज वाइज आपसे पूछना चाहूंगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो पहला कारण है कि कोई डिफॉल्ट अंदर है, वक्त के साथ बाहर आता है, इतने ये इसका परसेंटेज क्या होता है, लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन जैसी चीजों का परसेंटेज कितना होता है, और कोई अन्य तीसरा कारण हो उसका परसेंटेज कितना होता है? नहीं बट साहब, ऐसा है, वेरी इंटरेस्टिंग आपने पूछा है। जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब इंडियन को दे दीजिए, जो हमारा जो स्ट्रोक इधर ब्रेन और हार्ट 10 साल पहले आ जाते कंपेयर टू यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 डिकेड अर्लियर। जैसे कि मैं एक बार पेरिस में गया था, जैसे उनके एंजियोप्लास्टी सेंटर में हर कोई पेशेंट 70 to 75 उम्र के ऊपर थे, 80, 85, 90 थे। हमारा तो आपने सुना है 35, 40, 45 में कई स्ट्रोक हो जाते हैं। तो 1 से 1.5 डिकेड पहले आते इंडियंस में स्ट्रोक, आइदर हार्ट या ब्रेन। मेजॉरिटी कारण ऐसा है, ऐसे मेरे कलीग डॉक्टर संतोष ने बता रहे थे, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी एंड हाई डायबिटीज हमारा, एंड अब्डोमिनल ओबेसिटी। इंडियंस को एक विशिष्ट रूप में पेट आना है, ये जो पेट हमारा इंडियन पेट है, इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी जो बोलते हैं, इट कॉजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है इंडियन में, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, जल्दी ब्लड प्रेशर आना, और प्रदूषण, स्मोकिंग ऐड होना। आप सोच सकते हैं ऑलरेडी इंडियन लोगों को एक डिस्लिपिडीमिया जो होता है, हमारा LDL जो होता है, बहुत डेंस LDL जो ज्यादा होता है, और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। ये तीनों कारण से कि हमारा स्ट्रोक जो है 10 साल 15 साल पहले आ जाते हैं इंडियंस को। ये जैसे आपने, यू आर राइट, एब्सोल्युटली 80-90% लोगों को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है, प्रेडोमिनेटली ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड अनकंट्रोल। कल हमारा एक टाइम्स में भी चर्चा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, जो हम आमतौर पे इंडियंस में 65
10 लोगों में आफ्टर 45 ईयर 6 पीपल हैव हायर एलडीएल, को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हम लोग उसको जब तक स्ट्रोक नहीं आया तब तक हम उसको देखते ही नहीं है। जी स्ट्रोक आने के बाद ये तो चलिए डॉक्टर साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। अब ये है कि ये तो हमने सब समझ लिया कि इसके पीछे के कारण क्या है और क्या क्यों है कि नंबर बढ़ रहे हैं और एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया की स्थिति क्या है। लेकिन क्या इसको रोकने का कोई उपाय है? क्या कोई तरीका है जिससे हम पहले से थोड़ा बहुत जांच करा के इसका पता लगा सकते हैं तो उस खतरे को टाला जा सके? अगर ये आपके साथ घट गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है? एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जाएंगे इन सॉल्यूशंस की तरफ कि कैसे इस परिस्थिति को टाला जा सकता है, गोलियों से, दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंज से या किसी टेस्ट के जरिए, और अगर हो ही गया मान लीजिए तो उसके आगे आपको क्या करना होता है। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी में स्ट्रोक की और कैसे इसे रोका जा सकता है। और बात इसलिए हो रही है क्योंकि नितिन कामत साहब जो कि ज़ीरोधा के सीईओ हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा रूटीन फॉलो करते थे, बावजूद उसके उन्हें स्ट्रोक आया और ये कहानी निकल कर आई। अब क्विकली अपने मेहमानों से, अपने डॉक्टर पैनल से हम इसके थोड़े निदान पूछेंगे, लेकिन मैं एक सवाल से शुरू करता हूं और डॉक्टर मुकेश गोयल आपके पास आऊंगा। एक और जाने माने मार्केट की शख्सियत हैं जो कि नितिन साहब के दोस्त हैं, उन्होंने उनको सलाह दी है जो कि ट्विटर पे आई, इसलिए मैं बता सकता हूं। अब बताइएगा कि क्या इस तरह की चीजें काम करती हैं। वो कह रहे हैं गेट अ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर एंड स्टार्ट 1 आवर पर डे। दूसरी चीज है बाय रेड इंफ्रारेड थेरेपी डिवाइस। तीसरा बोल रहे हैं इमीडिएटली स्टार्ट ऑन 5 ग्राम ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी क्रिल ऑयल ओमेगा 3 कैप्सूल्स। और चौथा बोल रहे हैं ब्रह्मी। तो क्या ये चीजें कारगर होती हैं? तो भूषण जी, बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि जो भी इन्होंने बातें ये आपने बताई हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, क्रियोल ऑयल और ओमेगा और ये ब्राह्मी, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस है। जो ओनली साइंटिफिक एविडेंस है रेगुलर हेल्थ चेक और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखना और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करना। जी चलिए, आपने बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहरा जवाब दिया कि अपने सारे पैरामीटर्स को चेक करिए लगातार और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे बताएं कि क्या कोई अर्लियर टेस्ट हैं, कोई तरीके हैं? जैसे आपने कहा कि किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को होल हो सकता है। इज देयर एनी वे कि आप पहले किसी चेकअप के द्वारा जान जाएं कि भाई आपके सिस्टमैटिक कोई इशू तो नहीं है अंदर? जी देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि हम एक पर्टिकुलर डिजीज को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें कोशिश ये करना है हेल्दी रहने के लिए। ओके। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन है और लाइफ स्टाइल है। अब जैसे अभी हमारे कुलीग बोल रहे थे, जेनेटिक फैक्टर्स में हम एशियंस, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन इंडियंस जो है, एशियंस हैं, हमें ये रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि हमारा स्टेचर शायद छोटा होता है, आर्टरी पतली होती है और रिस्क ऑफ डिजीज बहुत अर्ली होता है। पॉल्यूशन ऑफ कोर्स आपको ठीक करना ही है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। अब आप अपनी कंट्री में देखिए, 12% लोगों को डायबिटीज है, 15% लोग प्री डायबिटिक हैं, 30% पेशेंट्स पॉपुलेशन हमारी कंट्री की हाइपरटेंसिव है, 20% लोगों को हमारे यहाँ हाई कोलेस्ट्रॉल है। और ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण से आपको अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। आप देखिए, बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें पाया गया है अगर आप प्रॉपरली चीजों को कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी और जो भी ये खान पान हमारा है, 85% तक हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है? जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी चीज से बचने का तरीका क्या है कि अगर ये चीज हमें ये बीमारी करती है तो हम उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, अर्ली एज से अब पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे बच्चों को भी खाने पीने का तरीका सुझाएं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो भी स्टार्ची फूड है, जो भी चॉकलेट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको खाने पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली एज से ही कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। जी। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचते हैं, से अराउंड 20-25 होते हैं जी। तो क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे पास समय पर कम है, बट आई गॉट योर पॉइंट कि आपको जाके कोई एक चीज नहीं डील करनी। आप अगर अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं, आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखते हैं, आप अगर गलत थोड़े व्यसनों से दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इन सारी चीजों का खतरा कम कर देते हैं। बट माय लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर कलमत, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि ये सब चीजें नितिन जैसे लोग कर रहे थे, नितिन कामत साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया था, बावजूद उसके वो इसका शिकार हो गए, वहां पे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कराया।
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे कलीग्स डॉक्टर गोयल और द कैलाश जो बहुत अच्छा बताया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंडियंस में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे में एक बड़ा मिथ है दैट मुझे कुछ होगा नहीं है, या डिनायल, जो डिनायल समझते हैं ना, जो सिम्टम्स थोड़ा भी महसूस हुआ आपको, मैं 2-3 बहुत फास्ट बता दूंगा, जैसे कि अननेसेसरी ब्रेथलेस होना, या लेफ्ट हैंड लेफ्ट जॉब दर्द होना, या लेफ्ट साइड दर्द होना, ये जो अननेसेसरी अनकॉल्ड जो होता है, ये सब हम नेग्लेक्ट कर लेते और उसको 2-4 महीने, तभी तो लोगों को बड़ा स्ट्रोक हो जाता है। और दूसरी बात, और एक मिथ है दैट डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद फलाना ढिंका ज्यादा टेस्ट बता देंगे, कुछ करेंगे, ये भी बड़ा मिथ है। 2 मिथ इंडियंस में कब कम होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, बट साहब आपको ही करना पड़ेगा, एज ए यू हैव टू एजुकेट पीपल दैट भाई तुम जितना जल्दी दिखाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट टू। मैं कंक्लूड कर देता हूं क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया। बात नंबर 1 कि आपको अवॉइड करने का एक जनरल तरीका, आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करें, उसको स्ट्रेच ना करें कि बहुत एक्सरसाइज कर डालनी है मेरे को। ये चीजें अगर आपकी बैलेंस रहती है तो 85% केसेस में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप ये सब करने के बावजूद भी शरीर कोई सिम्टम दे रहा है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इग्नोर मत कीजिए। आप भले ही हेल्दी हैं, आप भले ही फिट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, बट कोई भी सिम्टम आ रहा है, अनइजीनेस से लेकर कुछ भी जो थोड़ा एबनॉर्मल है, जो रेगुलर में नहीं होता, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपको नहीं मालूम और वो आपको बता सकते हैं। तो ये 2 बड़ी चीजें। एंड हम इस कार्यक्रम के अंत में हम उम्मीद करते हैं कि नितिन, जिनकी बात से हमने शो किया, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि आज जो बातें हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एजुकेट पीपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वो काफी लोगों तक ये मैसेज गया होगा आज हमारे पैनल की तरफ से, और सब इसका ध्यान रखेंगे तो शायद हम बहुत सारे लोगों को बचा पाएंगे और हेल्दी रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें बताने के लिए। नमस्कार।